लेट ही सही, लेकिन आखिरकार भारत की सरकार ने भी ईरान की सिचुएशन के ऊपर अपने पत्ते खोलना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है। सिचुएशन काफी तेजी से बदल रही है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इस डिसाइडिंग मोमेंट के ऊपर भारत ने भी अपनी एंट्री मार ली है और जिन देशों को भारत ने रीच आउट किया है ये भी भारत के साथ आगे आने वाले तक कई सालों तक याद रखने वाले हैं। ईरान को लेकर काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री ने देश की सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक लेटर लिख दिया है और इजराइल ईरान सिचुएशन को लेकर सावधानी बरतने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय ने सभी स्टेट्स को कहा है कि इजराइल ईरान युद्ध के कारण भारत में भी हिंसा हो सकती है। ऐसे में भारत की सभी स्टेट्स को ये डायरेक्शन दी जाती है कि ऐसे रिलीजियस लीडर्स जो ईरान के सपोर्ट में खुलकर बोल रहे हैं, ऐसे बयान या भाषण दे रहे हैं जो लोगों को भड़का सकते हैं, गुस्सा या फिर हिंसा को बढ़ावा दे सकता है, इनको समय रहते आइडेंटिफाई किया जाए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाए ताकि भारत के अंदर कोई हिंसा ना फैले या फिर सड़कों के ऊपर दंगे फसाद ना हो। भारत के अलग अलग स्टेट्स में अमेरिका और इजराइल के कंसुलेट्स भी हैं। स्टेट्स को उनको सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए भी कह दिया गया है। पिछले कल हमने देखा था कि पाकिस्तान में लोग सड़कों के ऊपर उतर आए थे और ईरान के सपोर्ट में आकर अमेरिका की एम्बेसी और कॉन्सुलेट के ऊपर हमले कर रहे थे। हालांकि प्रोटेस्ट करने या सड़कों पर उतरकर मातम मनाने की परमिशन मोदी सरकार अभी भी दे रही है, लेकिन उस प्रोटेस्ट को हाईजैक करके वायलेंस ना हो जाए, दंगे फसाद ना हो, इसके लिए भारत की सरकार पहले से प्रिकॉशंस ले रही है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल देर रात को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को कॉल करके उनके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को भी कॉल करके इस पूरी डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा की है। और खास बात यह है कि दोनों लीडर्स के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसमें साफ तौर के ऊपर लिखा गया है कि यूएई के ऊपर जो हमला हुआ है, जो लोगों की जान गई है, उसका भारत कड़ा विरोध करता है और हम इस मुश्किल समय में यूएई के साथ खड़े हैं। भारत ने अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में ईरान का नाम तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन यूएई वाली स्टेटमेंट में यूएई की गवर्नमेंट ने कहा है कि ईरान के हमलों के खिलाफ भारत ने यूएई का समर्थन किया है और सपोर्ट एक्सटेंड किया है। वहीं पर इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसमें भारत ने कैलकुलेटेड और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की है। यूएई के जितना ओपनली इजराइल को सपोर्ट एक्सटेंड नहीं किया है, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच डायरेक्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की लाइंस ओपन होना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इजराइल इस ऑपरेशन को लेकर भारत को भी लूप में रख रहा है और इन द मीन टाइम अब भारत भी अनाउंस करने में कंफर्टेबल है कि हम इजराइल के साथ कांटेक्ट में हैं। हो सकता है कि अगले 24 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी मिडिल ईस्ट के और भी देशों के लीडर्स के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करें। लेकिन एक बात नोट करने वाली ये भी है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट के 10 से 12 अरब देशों के ऊपर मिसाइल हमले किए हैं, लेकिन इनमें से सबसे पहले भारत ने कॉल की है यूएई को और यूएई को फुल सपोर्ट एक्सटेंड कर दी है, जो दिखाता है कि मिडिल ईस्ट के अरब देशों में यूएई भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये सब इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स की हैं, अयतुल्ला खामेनेई की जो मौत हुई है उसके ऊपर भारत की सरकार अभी भी चुप बैठी है। उसके ऊपर भारत की सरकार या फिर भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। एक और बात नोट करने वाली ये भी है कि पिछले कल देर रात को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की एक मीटिंग भी बुलाई थी और इसकी ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी भारत ने ईरान, इजराइल या फिर अमेरिका किसी को भी सपोर्ट नहीं दिया है। भारत का जो डायस्पोरा मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने की बात रिपीट की है और जल्दी से डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते के ऊपर आने का महत्व बताया है। कहने का मतलब है कि इस पूरी डेवलपमेंट के अंदर भारत की सरकार थोड़ी सी इजराइल की तरफ टिल्टेड दिखाई दे रही है। ईरान मसले के ऊपर जो भारत की सरकार की चुप्पी है, इसको भारत का इजराइल और अमेरिका को साइलेंट सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ईरान के ऊपर हमले के बाद भारत की कांग्रेस पार्टी ने भी एक स्टेटमेंट इशू की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। कांग्रेस पार्टी और प्रेसिडेंट खड़गे ने कहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई की टारगेट असैसिनेशन और हत्या की पूरी तरह से निंदा करती है। ये मिलिट्री स्ट्राइक बिना किसी फॉर्मल वॉर डिक्लेरेशन के की गई है, यानी युद्ध की घोषणा किए बिना ये हमला किया गया है और हम अपनी सबसे गहरी संवेदना सुप्रीम लीडर के परिवार, ईरान के लोगों और दुनिया भर की शिया कम्युनिटी के साथ व्यक्त करते हैं। इस गहरे शोक के समय में हम उनके साथ एकजुट खड़े हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार की विदेश नीति को उसके ऊपर ज्ञान देते हुए कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी और विदेश नीति हमेशा इस कमिटमेंट के ऊपर आधारित रही है कि सभी डिस्प्यूट्स को डायलॉग और बातचीत के थ्रू शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना जाना चाहिए और इंटरनेशनल लॉ का पूरा सम्मान किया जाए। किसी भी सॉवरेन स्टेट की लीडरशिप और वहां के गवर्निंग स्ट्रक्चर को जबरदस्ती ताकत का इस्तेमाल करके डिस्टेबलाइज करना
चाहे फिर वो ईरान के अंदर हो या फिर उससे पहले वेनेजुएला में, ये रेजिम चेंज डॉक्ट्राइन्स यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के खिलाफ है, जो सभी देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का अधिकार देता है। एक सिटिंग हेड ऑफ स्टेट की टारगेटेड किलिंग करना तमाम इंटरनेशनल रूल्स के कोर के ऊपर हमला करने जैसा है। और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि हर एक देश और वहाँ के नागरिकों का ये अधिकार है कि वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर खुद ही तय करें। कोई भी बाहरी शक्ति हो, उसको ये अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ पर रेजिम चेंज इंजीनियर करे या उसकी लीडरशिप को डिक्टेट करे। ऐसे कदम एक जेन्युइन रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के खिलाफ है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्टेटमेंट में जितने ओपनली तरीके से ईरान का समर्थन किया है, उतना तो चाइना, रशिया और पाकिस्तान ने ईरान के लिए अभी तक इतनी इमोशनल स्टेटमेंट नहीं दी है। भारत में जो ईरान की एम्बेसी है और ईरानियन एम्बेसडर हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी की स्टेटमेंट से इतने खुश हो गए हैं कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्टेटमेंट को रीट्वीट कर दिया है। हैरानी इस बात की कि जब बांग्लादेश के अंदर वहां पर हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग हो रही थी, उस समय भारत की कांग्रेस पार्टी की जुबान कहां पर चले गई थी? उस समय इन लोगों ने चुप्पी क्यों साध दी थी? उसके ऊपर तो इनकी कोई स्टेटमेंट इस तरह की नहीं आई थी। और ईरान के मामले में आयतुल्ला खामेनेई के ऊपर कांग्रेस पार्टी की स्टेटमेंट के ऊपर और भी हैरानी इसलिए होती है क्योंकि वही आयतुल्ला खामेनेई है जिन्होंने कुछ महीने पहले कश्मीर मसले को लेकर भारत को टारगेट किया था और इजराइल के साथ भारत को लिंक करते हुए दावा किया था कि जिस तरह से इजराइल गाजा के मुसलमानों के साथ बर्ताव करता है, सेम वैसा ही बर्ताव भारत भी कश्मीर के मुसलमानों के साथ करता है। ये इनका क्लेम था। इसलिए धर्म वाले एंगल को साइड के ऊपर रखकर भारत सरकार बिल्कुल सही दिशा के ऊपर आगे बढ़ रही है। ये जो मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर हमला कर लें और इस समय भारत सरकार को बस इनका चुपचाप बैठकर तमाशा देखना चाहिए। कई लोगों को लग रहा होगा कि भारत ईरान का साथ नहीं दे रहा है, जबकि ईरान तो हमें अपने चाबार पोर्ट का एक्सेस देता था, जहां से हम अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक जाते थे। जो भी लोग आज न्यूट्रल होना चाहते हैं, उनको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ईरान कई बार भारत के खिलाफ जा चुका है। भारत और पाकिस्तान आज तक जितने भी बार युद्ध में गए हैं, हर बार ईरान ने हमेशा पाकिस्तान को कई सारे हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट और एम्युनिशन सप्लाई किया है। इसके अलावा कश्मीर मुद्दे के ऊपर भी ईरान ने कई बार पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाई है और यूनाइटेड नेशंस में भारत को धोखा दिया है। भारत ने जो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से तोड़ा था, उसके बाद जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, ईरान ने दोनों समय उसके ऊपर भी कमेंट किया था और ये कहा था कि भारत में मोदी सरकार मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट कर रही है। साल 2020 में जब देश की राजधानी दिल्ली में दंगे हुए थे, उसको लेकर तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने भारत के हिंदुओं के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि भारत के मुसलमानों के एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नरसंहार किया जा रहा है और इससे पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखा है। एंड उस समय तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत को साफ धमकी देकर कहा था कि अगर भारत सरकार मुसलमानों के नरसंहार को नहीं रोकेगी तो मुस्लिम देश भारत को अपने आप से दूर कर देंगे, भारत को बॉयकॉट करेंगे। और ये ट्वीट उन्होंने किया था इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर, इस हैशटैग का इस्तेमाल करके, यानी कि भारत का मुसलमान खतरे में है। और आज हम देख सकते हैं कि भारत का मुसलमान कितना ही खतरे में है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद सड़कों के ऊपर उतरकर खुलकर प्रदर्शन कर रहा है और भारत की सरकार चुपचाप इनको करने दे रही है। अगर सच में भारत का मुसलमान खतरे में होता तो क्या ये इतने सारे लोग, हजारों लाखों लोग जो सड़कों के ऊपर उतर आकर यहाँ पर इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं आयतुल्ला खामेनेई की मौत के ऊपर, ये जो पूरा मातम किया जा रहा है, क्या ये पॉसिबल होता अगर ये लोग इतने खतरे में होते? ईरान के सुप्रीम लीडर को भारत के मुसलमान तो दिख रहे थे, लेकिन चाइना में मुस्लिम्स के ऊपर क्या अत्याचार होते हैं वो नहीं दिखाई देता था। और यहीं पर डबल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। वहाँ पर चाइना मस्जिदों के गुंबद और मीनारे तोड़कर पब्लिक टॉयलेट्स तक बना देता था, लेकिन वहाँ पर आयतुल्ला खामेनेई इनका मुंह बंद हो जाता था। भारत में हमारी माइनॉरिटीज कई महीनों तक रोडों को ब्लॉक करके बैठ जाती हैं। हिंदुओं के त्योहारों में जब ये यात्रा निकलती है तो पथराव करते हैं। और यहाँ पर खुली आजादी के साथ मुस्लिम पॉपुलेशन जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी तो इवन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी नहीं बढ़ रही होगी। लेकिन इन सब के बावजूद भारत के मुसलमानों की कंडीशंस को गाजा या फिर रोहिंग्यास के साथ कंपेयर किया जाता है। कहने का मतलब है कि ईरान ने हमेशा से भारत के अंदरूनी मामलों में कमेंट किया है, कुछ ऐसे रिएक्शन दिए हैं जो भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करते थे। और यहाँ पर तो भारत की सरकार सिर्फ चुप बैठी है और हमने इजराइल और अमेरिका के हमलों का तो विरोध नहीं किया है और न ही समर्थन किया है। आपको क्या लगता है कि ईरान इजराइल मसले को लेकर जिस तरीके से भारत सरकार हैंडल कर रही है, क्या ये बिल्कुल सही तरीका है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है।
इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।